नमस्कार विद्यार्थियों, जय श्री राम। मैं आपका अपना राणा सर स्वागत करता हूं आपकी अपनी एसएससीएन एकेडमी संकल्प से सिलेक्शन। और हमने कल प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास कंप्लीट की थी, जिसमें मैंने 5 क्वेश्चंस आपको कराए थे पीवाईक्यू के, और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताया था कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस किस पे कैलकुलेट की जाती है, कब नो प्रॉफिट एंड नो लॉस होता है, ये सब मैंने आपको डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन करते हैं छठवें से शुरुआत करेंगे। और ये पीडीएफ आपको आपके अपने टेलीग्राम चैनल एसएससीएन एकेडमी पर मिल जाएगी। ठीक है मेरे विद्यार्थी, छठवां क्वेश्चन है ये आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 का आया हुआ है। और ये क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, एक विक्रेता 41,622 रुपए में 42 लैपटॉप बैग खरीदता है। एक विक्रेता है, कोई सेलर है, जिसने 41,622 रुपए में 42 लैपटॉप बैग खरीदे तथा उन्हें 37,345 में 35 बैग की दर से बेचता है। 3,952 रुपए का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने बैग बेचने चाहिए। यानी एक कोई सेलर है जिसने 41,622 में 42 लैपटॉप खरीदे हैं और 37,345 में 35 बैग बेच दिए। अब वो ये कह रहा है कि 3,952 रुपए का लाभ अर्जित करने के लिए कितने बैग बेचने चाहिए। तो ऐसा अगर क्वेश्चन विद्यार्थी आए तो इसका ये कंसेप्ट जो होता है वो ये होता है नंबर ऑफ आर्टिकल्स। यहाँ ऊपर लिख देता हूं थोड़ा मैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स यानी वस्तुओं की संख्या बराबर होता है टोटल वैल्यू में चेंज, टोटल वैल्यू में चेंज अपॉन each price each वैल्यू के प्राइस में चेंज। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, ये कंसेप्ट होता है। यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स अगर आपको निकालने हो तो टोटल वैल्यू में चेंज अपॉन ईच वैल्यू के प्राइस में चेंज, ये आपका कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट कैसे काम करेगा, 3-4 क्वेश्चन से इस कंसेप्ट को हम करेंगे और आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ये आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में क्वेश्चन जो आया है, इसमें डेटा भी आसान है और ज्यादा कठिन भी नहीं है। अगर आप लॉजिक से भी करोगे तो हो जाएगा कॉमन। क्या कह रहा है इसमें, 41,622 में 42 लैपटॉप बैग खरीदे, यानी 41,622 में 42 लैपटॉप बैग खरीदे हैं, ये सीपी। और बेचे कितने में, एसपी जो है आपका, एसपी कितना है 37,345 35। जब 41,622 में 42 लैपटॉप बैग खरीदे तो एक लैपटॉप बैग कितने में खरीदा है, तो 41,622 अपॉन 42। अब स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होती है कैलकुलेशन करने की, अब इसमें भाग देंगे हम, तो ये वाली गधा मजदूरी तो करनी नहीं है कि 42 का भाग देने लगे 41,622 में या काट भी। जब आप एक बात बताओ, ये 41,000 डेटा है, ये 42,000 डेटा है, तो 41,000 42,000 पास का डेटा है, तो इसमें एक बार के लिए 42,000 मान लू तो 42 का 42,000 बार कितनी बार जाएगा, 1,000 बार जाएगा कि नहीं जाएगा। अब 42,000 हमने माना, 42,000 हमने माना तो ये 41,622 तो कितने कम थे, यानी कि ये हो गए 17,878 यानी 378 की डेट कम था, तो 378 में अगर 42 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 नाम 36, यानी कि 9 बार पूरा कट जाएगा। तो 1,000 माइनस 9 बराबर हो गया आपका 991, यानी कि एक लैपटॉप बैग 991 रुपए में खरीदा है और बेचा कितने में, ये डेटा दिया हुआ है आपको 37,345 35। अब एक और होता है, इसका हम भाग देंगे, काटा पीटी करेंगे, इससे तो अच्छा ये है कि 37 नीचे 35 है, ऊपर 37,000 है, तो ऐसे 35,000 मान ले, तो 35,000 मान लेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1,000 बार।
और कितना ज्यादा है ये ज्यादा है 2345 बट्टे 35। अब 35 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा कि 5 15, 5 ऊपर है 5 नीचे है, तो मतलब ये पूरी पूरी बार भाग जाएगा इसमें। 8 24 ज्यादा हो गया, 3 सत्ते 21। 35 गुणा 7 करेंगे तो कितना आएगा 35 गुणा 7 सत्ता पत्ता 35 21 22 23 24, यानी ज्यादा जा रहा है तो 6 बार गया। 35 से कितनी बार गया 6, और जो आएगा वो 7 बार जाएगा, 7 बार 35 तो कितना जाएगा 67 बार। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो ये हो गया 1067, यानी कि 1067। कैलकुलेशन करने की जो मतलब स्ट्रेटजी होती है वो ऐसे होती है, आपको स्ट्रेटजी भी सीखनी है। अब इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसे मिटा दूं तो ये हुआ आपका, यानी कि एक लैपटॉप बैग 991 में खरीदा है और 1067 रुपये में बेचा है, ये मतलब हो गया। हुआ कि नहीं। अब ये कह रहा है 3952 रुपए का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने बैग बेचने चाहिए। अब एक बात बताओ, 991 रुपए में एक बैग खरीदा, 1067 रुपये में बेचा, तो कितने का लाभ हुआ 9 और 67 कितने हुए 76। एक लैपटॉप पे उसे 76 का फायदा हो रहा है, एक लैपटॉप पर 76 का उसे फायदा हो रहा है, तो 39 कितना है ये 3952 पर कितने बैग बेचने होंगे उसे। ये मैंने कंसेप्ट लिखा है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, वस्तुओं की संख्या निकालने के लिए टोटल वैल्यू में चेंज अपॉन ईच वैल्यू के प्राइस में चेंज। ईच वैल्यू यानी कि एक वस्तु 991 रुपए में खरीदी है, 1067 रुपए में बेची है, तो ईच वैल्यू के प्राइस में चेंज जो आ रहा है वो आ रहा है कितना, ईच वैल्यू के प्राइस में चेंज वो 76 आ रहा है, ईच वैल्यू के प्राइस में चेंज 76। और ऊपर क्या ले रखते हैं टोटल वैल्यू में चेंज, टोटल वैल्यू में चेंज कितनी है 3952, तो 3952 में 76 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा। अब इसके ऑप्शन देखो, इसके ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपको, इसके ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो दिए हुए स्मार्ट स्ट्रेटजी बता रहा हूँ करने की इस क्वेश्चन को। ऑप्शन है इसका दूर दूर है 52 16 34 और 76। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब 7 7 का भाग अगर 39 में देंगे तो 5 बार जाएगा, 5 यहाँ दिया हुआ है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, या 5 है, तो सॉरी 7 है, तो 49 ये तो जा नहीं सकता, ये है नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा 52। 76 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 52 बार। समझे मेरे विद्यार्थियों, मैंने आपको इसमें कैलकुलेशन भी बताई कि कैलकुलेशन कैसे स्मार्ट स्ट्रेटजी से आसानी से की जा सकती है, और ये हो गया आपका आंसर। कैलकुलेशन आपको ज्यादा करनी नहीं है और स्मार्ट वे में कैलकुलेशन करनी है जिससे आसानी से हो जाए। अब आते हैं हम 7वें क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है विद्यार्थियों, पूछना है इससे इसकी आत्मा क्या कह रही है। 7वें क्वेश्चन की, कुछ टेबल लैंपों का कुल क्रय मूल्य है, यानी कोई टेबल लैंप है, हमें नहीं पता वो गिनती में कितने हैं, और उनका जो कुल क्रय मूल्य है वो 25,000 है। कुल क्रय मूल्य कितना है 25,000 रुपये। टेबल लैंप कितना है 25,000 रुपये, क्या है ये सीपी। ठीक है, यदि दुकानदार इन लैंपों को 900 रुपए प्रति लैंप के स्थान पर 1200 रुपए प्रति लैंप में बेचता है, यानी कि अगर दुकानदार 900 रुपए में लैंप ना बेचकर 1200 रुपए में बेचता है, यानी कि लैंप की कीमत 900 रुपए होगी। अब वो कह रहा है कि 900 रुपए में मुझे नहीं बेचना, 900 रुपए बेचने की बात होगी, लेकिन अब वो 900 रुपए में बेचना नहीं चाहता, वो चाहता है कि 1200 रुपए में बेचे, तो उसे 15,000 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। 1200 रुपए में बेचने पर अधिक प्राप्त होते हैं। सीधी बात है, हमें पता नहीं टेबल लैंप एक तो है नहीं, और ये भी नहीं पता है कितने टेबल लैंप है, ये भी तो नहीं पता है, तो एक पर उसे 300 रुपए मिल रहे हैं, तो 15,000 रुपए तो मिलेंगे, और 15,000 रुपए मिल रहे हैं तो कितने मिल रहे हैं। अब आइए
वो कह रहा है 900 रुपए में बेचने के बजाय 1200 रुपए में बेचे तो उसे कुल कितने रुपए मिलते हैं? अधिक 15,000 रुपए अधिक मिलते हैं। यानी एक टेबल लैंप पर वो 300 रुपए कमा रहा है, तो 15,000 रुपए उसने कितने टेबल लैंप बेचे होंगे कि 15,000 रुपए उसने कमा ले हो? कितने टेबल लैंप बेचे होंगे कि 15,000 कमा ले हो? कॉमन बात है ना, निकाल लोगे ना। क्या करोगे? 300 का भाग 15,000 में दे देंगे, निकल आएंगे कि कितने टेबल लैंप उसने बेचे हैं। और दूसरा मैंने एक कंसेप्ट अभी लिखा था मैंने, नंबर ऑफ आर्टिकल्स बराबर क्या होता है, यहाँ लिख दूं मैं शॉर्ट में, नंबर ऑफ आर्टिकल्स बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ आर्टिकल्स बराबर होता है टोटल वैल्यू में चेंज, टोटल चेंज बट्टे ईच प्राइस में चेंज, ईच प्राइस चेंज, यही तो होता है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स बराबर क्या होता है? टोटल वैल्यू में चेंज अपॉन ईच प्राइस में चेंज। अब एक बात होता है ईच प्राइस में, यानी कि एक वस्तु की एक वस्तु 900 रुपए बेचने के बजाय 1200 रुपए में बेच रहा है, तो एक वस्तु के प्राइस में जो चेंज आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 300 रुपए का। कितने का आ रहा है? 300 रुपए का। और कुल चेंज जो आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 15,000 रुपए का। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी है। और इसी कंसेप्ट जो हमारा जो लॉजिक है वो भी है, जो मैंने अभी बताया था कि एक बैग में 300 रुपए बचा रहा है, तो 15,000 रुपए उसने बचा है, तो कितने बैग बेचे होंगे? तो ऐसे निकाल लो यार, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कंसेप्ट, या फिर आप मान के भी कर सकते हो। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप कर लो। वैसे कंसेप्ट याद रहेगा तो ज्यादा फायदा में रहोगे आप। 300 का इसमें भाग दें 2 जीरो से 2, यानी कि 50। तो कुल जो टेबल लैंप बेचे उसने कितने बेचे हैं? नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने निकल के आ गए? टेबल लैंपों की संख्या कितनी निकल के आई? टेबल लैंपों की जो संख्या निकल के आई वो आई 50। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि वह 21% लाभ अर्जित करता है तो 23 टेबल लैंपों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताओ, वो ये कह रहा है कि यदि वह 21% का लाभ प्राप्त करे, अब 21% का लाभ प्राप्त करे, ठीक है, तो हमें कॉस्ट प्राइस तो पता होना चाहिए, जब तो हम बता पाएंगे कि लाभ उसने 21% कितना किया है। कॉस्ट प्राइस निकाल लोगे ना। अरे क्यों नहीं निकाल पाए? जब टोटल लैंप आपको 25,000 रुपए दिए, टोटल लैंप का जो क्रय मूल्य दिया है वो 25,000 रुपए दिया है कॉस्ट प्राइस, और टोटल लैंपों की संख्या दे रखी है आपको 50, तो सीपी नहीं निकाल पाओगे एक का। तो एक टेबल लैंप का जो कॉस्ट प्राइस निकल के आया वो कितना आया? कितना आया? 25,000 बट्टे 50 का भाग दे दो, यानी कि 500 रुपए। कितना निकल के आया? 500। ये क्या हो गया? सीपी। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, 21% का लाभ, तो 500 रुपए 21% का लाभ निकालेंगे तो कितना आएगा मेरे विद्यार्थियों? 500 का 21 605 आएगा कि नहीं आएगा? 21 बट्टे 100, 2 21 पंजे 105, 105 का लाभ हुआ, यानी कि 500 रुपए में खरीदी कोई चीज और 105 रुपए के लाभ पर बेची। कितने के लाभ पर? 105 रुपए के लाभ पर। तो कितने में बेची उसने? 605 रुपए में। तो कुल सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 605 रुपए। अब ये आपसे कह क्या रहा है? ये आपसे कह रहा है 23 टेबल लैंपों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब आप ये बताइए कि आपको एक टेबल लैंप का क्रय मूल्य दे रखा है, एक टेबल लैंप का एसपी आपको दे रखा है 605 रुपए, तो 23 का कितना होगा? 605 गुणा 23 कर दोगे ना, 23 पंजे 115, एक 23 सिक्का 138 और एक 148 149, यानी 14,915, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं होगी हमसे? 23 पंजे 115, 115 5, एक 23 पंजे 115 5, एक आ गई, एक 23 पंजे 115, 23 का 138, 138 और एक 139, 13,915, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब आते हैं हम 8वें क्वेश्चन पर। ये 7वां जो क्वेश्चन आया था ये आया था आपके एसएससी एमटीएस 2024 में। अब 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है।
8वां क्वेश्चन, दीपेश को ₹2.50 प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर ₹120 का लाभ होता है। यानी कि दीपेश है, ₹2.50 में ₹1 की पेंसिल बेचता है। उसे नहीं पता, हमें नहीं पता, दीपेश को तो पता ही होगा कि कितनी पेंसिल बेची है, ₹120 का लाभ कमाया है, हमें नहीं पता। दीपेश को ₹2.50 प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर ₹120 का लाभ होता है। यानी एक पेंसिल वो ₹2.50 में बेचता है, तो पता नहीं कितनी पेंसिल उसने बेची कि ₹120 उसने कमा लिए। उन्हीं पेंसिलों को 1.85 प्रति पेंसिल की दर से बेचने पर ₹62 की हानि होती है। अब हमें नहीं पता उसने कितनी पेंसिल बेची है, लेकिन हमें ये पता है कि ₹1.85 की एक पेंसिल के हिसाब से बेची है, तो ₹62 की उसे हानि हुई है। पेंसिलों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये एसएससी जीडी 2023 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और मेरे विद्यार्थियों, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर 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 मिलेगा। अब है इसमें कुछ नहीं, लेकिन ये डेटा जो है, मतलब जो बिगिनर्स होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, उनको फंसाने वाला क्वेश्चन है ये अपने आप में। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है, एसएससी एकेडमी की क्लास ज्वाइन की है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, मैंने अभी कंसेप्ट क्या लिखा था? मैंने अभी कंसेप्ट ये लिखा था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स बराबर होता है टोटल वैल्यू में चेंज अपॉन ईच प्राइस में चेंज। यही होता है ना। अभी मैंने बताया था, आपसे क्या पूछा? पेंसिलों की कुल संख्या पूछी है, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपसे पूछे हैं। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, ₹2.50 प्रति पेंसिल की दर से बेचता है, यानी कि ₹2.50 में के हिसाब से इसने बेचा, ₹2.50 प्रति पेंसिल के हिसाब से इसने बेचा, तो इसे ₹120 का लाभ हुआ। और ₹1.85 प्रति पेंसिल के दर से इसने बेचा, इससे क्या हुआ? लाभ। या प्लस लगा देते हैं, पेंसिल के दर से बेचा तो इसे कितने रुपए की हानि हुई? ₹62 की हानि हुई। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, पेंसिलों की कुल संख्या पूछी है, तो कुछ नहीं है इसमें। टोटल वैल्यू में चेंज कितना आया है? 120 और 62 के बीच का अंतर कितना है? और ईच प्राइस में चेंज कितना आया है? पहले ₹2.50 की बेच रहा था एक पेंसिल, अब बेच रहा है ₹1.85 की पेंसिल, तो इसमें कितना चेंज आया है? कितना चेंज आया है? 15 जोड़ देंगे 2 और 0.50 यानी 0.65 का चेंज आया है यहाँ पे। यहाँ पे कितना चेंज आया? यहाँ पे चेंज आया 0.65। ठीक है, और यहाँ कितना चेंज आया? यहाँ चेंज आया 182 का। अब आप ये कहोगे कि 182 कैसे हो गए? तो आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, 7th 8th क्लास में ये वाला पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, ये तो चीज पढ़ी होगी आपने। डॉट 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 अनंत, डॉट 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 अनंत पढ़ा है ना? याद आया? अगर याद नहीं आया तो याद कर लेना। जैसे 3 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना हुआ था? एक बात बताओ, 3, यहाँ ये हमारा मेन पॉइंट होता है। ये 3 से हम कितना आएंगे? 0 से हम कितना आएंगे? 3, और इससे हम कितना पीछे गए? 2, तो कुल कितना अंतर हुआ इन दोनों के बीच में? तो 5 ही तो होगा। जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? अगर 3 और 3 के बीच अंतर देखना हो, -3 और +3, तो कुल कितना आगे गए? 3, कुल कितना पीछे गए? -3, तो कितने कदम चले उसने? 6 कदम। अगर 4 और 5 के बीच अंतर देखना हो, तो क्या है कि 0 से कितने कदम यहाँ चले? 5, और यहाँ कितना चले? 4। भाई एनर्जी तो खर्च हुई ना किसी इंसान की। 5 कदम यहाँ आगे चला, फिर यहाँ आया पीछे, तो यहाँ से फिर आया पीछे, तो यहाँ से आगे चला, फिर यहाँ से पीछे चला, तो कितना हुआ? 9। कितना डिफरेंस हुआ? 9। ये चीज तो आपने पढ़ा होगा। ऐसे ही है, मान लो कि 120 इधर कोई संख्या है और 62 इधर कोई संख्या है, तो इन दोनों के बीच कितना अंतर होगा? तो 182 का अंतर होगा। ऐसे अगर अंतर निकालना हो तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं, सीधा जोड़ देते हैं। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, नंबर ऑफ आर्टिकल से याद कर लेना ये कंसेप्ट को।
फंसोगे नहीं। अगर ये कंसेप्ट आपने याद नहीं किया तो इस वाले प्रश्न में फंस जाओगे। इससे पहले 2 क्वेश्चन तो आप कर लेते, लेकिन यहाँ आप फंस जाते। आपको फंसना तो बिल्कुल भी नहीं है, गर्दा उड़ा देना। तो अब कंसेप्ट के अनुसार इसमें कितना हुआ 182 टोटल वैल्यू में चेंज बट्टे ईच प्राइस में चेंज। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और यहाँ पर बढ़ जाएंगे। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, 5 से कितना बार गया 13 बार, 5 से कितनी बार गया 5 और 5 15, 5 का 30, 5 को 20, 15, 5 का 30, 5 को 20, यानी कि ये इतनी बार। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, और 13 का भाग दो इसमें, 13 का भाग दो इसमें, 62 का ही तो हुआ ना। सही है, सही कर रहे हैं ना कैलकुलेशन। ठीक है, 13 दूनी 26, 13 थे 104, 280 बार, ये हो गया आंसर। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, ये हो गया आंसर। यानी कि उसके पास 280 पेंसिलें थी। कितनी पेंसिलें थी 280 पेंसिलें थी। 2.5 रुपए प्रति पेंसिल के हिसाब से बेची उसने, तो 120 रुपए का लाभ मिला उसे, और 1 रुपए 85 पैसे के हिसाब से बेची तो वो माइनस में चला गया। ठीक है, तो 280 पेंसिल उसके पास में थी। ऐसा प्रश्न है एग्जाम में अगर आए तो कर दोगे कि नहीं कर दोगे, गर्दा उड़ा दोगे ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, और ये कंसेप्ट भी याद होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ सारे कंसेप्ट याद होने चाहिए ताकि फंसो ही ना। मैं तो पूरे यहाँ से पूरे लाऊं। नौवां क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एक वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचा गया। यानी कोई एक वस्तु से 13.5% की हानि पर बेचा गया। यदि वह वस्तु 1104 रुपए अधिक में बेची जाती तो 9.5% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा है। ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचा गया है। कितने परसेंट की हानि पर बेचा गया है 13.5% की हानि पर। एसपी कितना है, कितने परसेंट की हानि पर बेचा गया है 13.5% की हानि पर। ठीक है, यदि उसे 1104 रुपए अधिक में बेचा जाता, 1104 रुपए अधिक में बेचा जाता तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता 9.5% का लाभ होता। अगर वो 1104 रुपए अधिक में बेच देता, 1104 रुपए अधिक में बेच देता। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, वस्तु जो आपसे क्या पूछा है क्रय मूल्य पूछा है। तो कुछ समझे, कुछ समझे इस पॉइंट से, नहीं समझे, समझा देता हूं। कोई एक वस्तु थी, हमें नहीं पता वो कितने रुपए में उसने खरीदी थी। 13.5% के लाभ को उसने हानि पर बेच दी। 13.5% की हानि पर उसने बेच दी, तो उसे हो गया हानि हुई है। अब वो ये कह रहा है कि अगर उसे वो 1104 रुपए अधिक रुपए में बेच देता, यानी कि 13.5% की हानि पर बेची है, अगर वो 1104 रुपए और ले लेता उससे, जैसे वो वस्तु बेची है उससे वो 1104 रुपए और ले लेता तो उसे 9.5% का लाभ होता। 1104 रुपए और ले लेता तो 9.5% का लाभ होता। तो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ और यहाँ के बीच का जो डिफरेंस है 13.5% और 9.5% के बीच का जो डिफरेंस है वही आपका क्या है 1104। तो यहाँ के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 9 और 13, 13 और 9 कितने हुए 23, 23 और 1 24। तो 24 की वैल्यू कितनी है 1104। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू कितनी होगी 24 का भाग दे दो, 24 को 96, 24 को 96 और ये 4, ये 1, ये 1, 4, 24 अट्ठे 144, यानी कि 8 बार। और हर चीज अपने आप में 100% होती है, ये भी आपको पता है। और यहाँ हम जब प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं तो कॉस्ट प्राइस हम कितना मानते हैं 100 रुपए। हमने कॉस्ट प्राइस कितना माना 100 रुपए, माना सीपी 100,
जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सीपी 100 मान के करते हैं। जब एक की वैल्यू 48 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 4800, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, समझ में आया? समझ में आ गया ना? नहीं आया तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके देख लेना, बैक करके आ जाएगा अच्छे से समझ में। वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे अपन, और कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे ताकि जल्दी जल्दी हम चैप्टर को फिनिश करते हुए आगे बढ़े। 10वां क्वेश्चन है। अब हम आगे 10वें क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है मेरे विद्यार्थी? एक वस्तु को 16.2/3% की हानि के स्थान पर 12.5% के लाभ पर बेचा जाता है। यानी कि कोई एक वस्तु है, हमें नहीं पता वो कितने रुपए में खरीदी है, और हमें नहीं पता कितने रुपए में बेची है, ये भी हमें नहीं पता। हमें ये पता है कि हमें ये पता है कि 16.2/3% की हानि पर बेचने के बजाय 12.5% लाभ पर बेचा जाता है। इस परिवर्तन के कारण विक्रेता को 1533 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। समझ में आया? इस परिवर्तन के कारण विक्रेता को 1533 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 16.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 16.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? जब डेटा आसान दिया हो तो 100 मानेगा और सीधे सीधा करते हैं, जब डेटा आसान नहीं दिया हो तो रेशियो में करते हैं। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, 16.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? अगर आपको नहीं पता है तो मैंने इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज की पहली क्लास में आपको कराई थी, वो देख लेना, और टेलीग्राम पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट फिक्स फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है। 16.2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/6। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, और 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। अब यहाँ मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये कैसे निकाली। परसेंटेज आपने पढ़ा है पूरा चैप्टर, परसेंटेज में मैंने अच्छे से आपको कराया था। अब यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। अब ये क्या कह रहा है? एक वस्तु 1/6 यानी इतनी हानि पर बेचने के बजाय इतने % लाभ पर बेचता है। इस परिवर्तन के कारण 1533 रुपए अधिक प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब आपको फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है, फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है, तो हम क्या करते हैं कि जो हम कॉस्ट प्राइस मानते हैं वो हम यहाँ 100 नहीं मानेंगे, अब हम इनका एलसीएम मानेंगे। 6 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? 24। तो माना सीपी कितना? माना सीपी 24। हमेशा याद रखना, जब फ्रैक्शन में आपको वैल्यू दी हो तो कॉस्ट प्राइस 100 मत मानना, वही मानना जो वैल्यू कट जाए आराम से। 6 और 8 का जो एलसीएम है वो 24 है, तो 6 का भाग 24 में चला जाएगा और 8 का भाग भी 24 में चला जाएगा। तो ये आपके लिए सबसे आसान रहने वाली है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब यहाँ के बीच का जो अंतर है, यहाँ 1/6, यानी कि कोई चीज, अरे यार इंक बार बार कैसे जा रही है? कोई चीज आपने 24 रुपए में खरीदी और 1/6 हानि, हानि का मतलब यानी कि 5 रुपए 6 में खरीद के 6 रुपए में खरीदी, एक की हानि पर बेची, तो कितने में बेची? तो 5 6 12 33 18 6 24 4 5 20, यानी कि 20 रुपए में। अब कोई चीज आपने खरीदी 24 रुपए में, और यहाँ रेशियो का मतलब ये है कि 8 रुपए में कोई चीज खरीदी और 1 रुपए के लाभ पर बेच ली, तो कितने में बेची? तो 9/8, यानी कि 9/8। 8 16 8 24 9 18 9 30 27, यानी कि 27। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, यानी कि कोई चीज आपने या 20 रुपए या 27 रुपए, जब हानि पर बेच रहे थे तो 20 रुपए बेच रहे थे, प्रॉफिट पर बेच रहे हैं तो 27 रुपए में बेच रहे हैं। सीपी आपने कितना माना है? 24। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब आपसे कहा क्या गया है इस क्वेश्चन में मुझे बताना। 16.2/3% यानी कि 1/6 हानि के स्थान पर 12.5% यानी 1/8 लाभ पर बेचा जाता है। अब इस परिवर्तन के कारण 1533 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो यहाँ कितना परिवर्तन आया है आपको? कितना परिवर्तन आया है यहाँ पर? यहाँ पर कितना परिवर्तन आया है? 7।
और 7 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 1533। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1533 बट्टे 7। और कॉस्ट प्राइस पूछा, कॉस्ट प्राइस आपने कितना माना है इन दोनों का एलसीएम ही तो माना था कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस 24। 7 का भाग दे दो, 7 का भाग कितनी बार जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 7 1 7 और 7 नाम 63 यानी 219 बार। 219 गुना 24 करेंगे, 219 गुना 24 करेंगे तो कितनी बार जाएगा 219 गुणा 24, तो 4 नाम 36 यानी कि 6 कहीं है इसमें 1 9 6 4 यानी कि जो यूनिट डिजिट है वो मिलेगी आपको 6, तो 2956 ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में नहीं आया है तो एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं अच्छे से। एक वस्तु 16 से 2/3% हानि के स्थान पर 12.5% लाभ पर बेची जाती है। ये मान के चलो यानी 16 से 2/3% हानि के स्थान पर 12.5% के लाभ पर बेची जाती है। यहाँ दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, मैं कहाँ कराऊंगा आपको, ये आपको समझ में आ गया ना, इसे मैं मिटा दूं ताकि मैंने नीचे लिख दिया और वो आपको दिखाई नहीं क्लास में तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। यहाँ इसे मैं मिटा देता हूँ। ठीक है मेरे विद्यार्थी, समझ में तो आई गया आपके, थोड़ा मैं और बेसिक से समझा देता हूँ मैं यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 16.5% हानि के स्थान पर, सॉरी 16.5 नहीं 16 से 2/3, 16 से 2/3% हानि के स्थान पर 12.5% लाभ पर बेचा जाए। अब एक बात बताओ, यहाँ और यहाँ के बीच में ये हानि है ये लाभ है, और दोनों बार बेचने की बात हो रही है, दोनों बार बेचने की बात हो रही है नहीं हो रही है विक्रय मूल्य की, तो दोनों बार बेचने की बात हो रही है, तो यहाँ और यहाँ के बीच का जो अंतर आएगा वो ये दोनों का प्लस होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। ये अंतर आपको कितना दिया हुआ है इस परिवर्तन के कारण, यानी यहाँ जो चेंज किया हमने 16 से ही 2/3% की हानि पर ना बेचकर हमने 12.5% के लाभ पर बेची होगा। 16 से ही 2/3% हानि पर ना बेचकर 12.5% लाभ पर बेची है, तो चेंज आ गया। तो एक्चुअल में जो चेंज आया वो कितना आया है 1533, एक्चुअल में जो चेंज आया वो कितना आया है 1533। तो ये अंतर इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, यहाँ जो डिफरेंस है वो इसके बराबर होगा, यानी 28-29 के आसपास जो डिफरेंस आएगा, 28-29 के आसपास जो डिफरेंस आएगा वो इसके बराबर होगा। और यही चीज हमने कैलकुलेशन यहाँ ऐसे करेंगे तो कैलकुलेशन हो जाएगी हमारी बहुत हार्ड। उसी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमने क्या किया था कि 16 से 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू हमने ली थी 1/6 और 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, और इन दोनों का हमने लिया था एलसीएम, तो एलसीएम हो गया 24, और ये हमने मान लिया था कॉस्ट प्राइस के, हमने मान लिया कॉस्ट प्राइस 24। अब कॉस्ट प्राइस हमने 24 मान लिया था, तो 24 का 1/6 कितना हुआ 4, और 24 का 1/8 कितना हुआ 3। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो अब एक बात बताओ मुझे, ये हानि की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है ये हानि की। अब हानि की बात हो रही है तो 6 रुपए में कोई चीज खरीदी और 1 रुपए के लॉस में बेच दी, तो कितने में बेची 5 में ही तो बेची, तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। अब एक बात बताओ, 8 रुपए में कोई चीज खरीदी और 1 रुपए के प्रॉफिट पर बेची, प्रॉफिट है ना, 1 रुपए के प्रॉफिट पर बेची तो कितने में बेची 9 रुपए में ही तो बेची, तो ये 9 का गुणा हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 20 और ये कितना हो गया 27, और 20 और 27 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 7, और 7 का ये वैल्यू कितनी है 1533। तो 7 की वैल्यू 1533 है तो 1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और 1 की वैल्यू में कितने किसका गुणा कर देंगे 24 की, तो कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11वां। ये 10वां जो क्वेश्चन आया था सीजीएल 2023 में आया था, 11वां क्वेश्चन आपका आया है सीएचएसएल 2022 में।
10 11 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने एक कुर्सी को 13% लाभ पर बेचा। यदि वह इसे 607 रुपये 50 पैसे अधिक में बेचता तो उसका लाभ x% होता। कुर्सी का क्रय मूल्य 3750 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक कुर्सी 13% लाभ पर बेची। यदि वह उसे 607 रुपये 50 पैसे अधिक में बेचता तो उसका लाभ x% होता। कुर्सी का क्रय मूल्य 3750 रुपये, तो x का मान ज्ञात कीजिए। कुर्सी का जो चेयर का जो कॉस्ट प्राइस है, चेयर का जो कॉस्ट प्राइस सीपी जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 3750 रुपये। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, उसने 13% लाभ पर बेच दी। अब उसे हो रहा है दुख, 13% लाभ पर नहीं बेचना था, 607 रुपये 50 पैसे और अधिक में बेचना था। कितने? 607 रुपये 50 पैसे और अधिक में बेचना था। और 607 रुपये 50 पैसे अधिक में बेचता तो उसे x% का लाभ होता। कितने का लाभ होता? x%। वही x आपसे पूछा है कि एक्चुअल में उसे लाभ कितना परसेंट होता, निकाल लोगे ना आप? कैसे? चेहरे का कॉस्ट प्राइस आपको 3750 दिया है, 13% के लाभ पर बेची है। कितने के लाभ पर बेची है? 13% के लाभ पर बेची है। ठीक है, यदि वह 607 रुपये 50 पैसे अधिक में बेचता तो x% का लाभ होता है। सही है क्या नहीं? 13% लाभ पर बेची। अगर वो 607 रुपये 50 पैसे और अधिक बेचता तो और अधिक का मतलब इसमें जुड़ जाएंगे, नहीं जुड़ जाएंगे? और अधिक मतलब इसमें जुड़ जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये दोनों जुड़ जाएंगे। ये टोटल वैल्यू आपसे पूछी है x% आएगा, यही x% टोटल आपसे पूछा है। अब ये परसेंट में दी है, ये वैल्यू दे रखी है, और ये भी परसेंट में दी है। तो ये परसेंट में जैसे भी परसेंट में बनाएंगे तभी तुम जोड़ पाएंगे, तभी तुम फाइनल बता पाएंगे x% का मान कितना हुआ। सही है क्या नहीं? इसके साथ अन्याय होने दोगे आप? नहीं होने दोगे ना। तो आप ऐसे परसेंट कैसे निकालेंगे? ये आपको प्रॉफिट दे रखा है और कॉस्ट प्राइस भी दे रखा है आपको। प्रॉफिट दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है, तो प्रॉफिट परसेंट आप निकाल लोगे ना? बिल्कुल निकाल लोगे। तो यहाँ क्या आ जाएगी? 3750 और परसेंट में निकालना हमें, किस में निकालना है? परसेंट में। परसेंट में निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो बढ़ेंगी, और 2 जीरो का मतलब 1 जीरो यहाँ से हटा देंगे, 1 जीरो यहाँ से हटा देंगे। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। 25 से कितनी बार गया? 25 से 25 यहाँ 12 बचे, और 25 पंजे 125 से 15 बार गया। 25 से कितनी बार गया? 25 दूनी 50, 25 को 100, 25 दिया 75। अब 15 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा? 15 का 15, 15 का भाग इसमें देंगे एक बार। ठीक है, 15 और 24 के बीच जो अंतर है 9, 15 छिका 90, और 15 दूनी 30, यानी 16.2 बार। 13% प्लस 16.2% बराबर कितना आएगा? ये x%। 13 16 कितने हुए? 29, 29.2% बराबर x%, और x% की वैल्यू कितनी आई? 29.2%। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जो CHSL 2022 में आया था। अब आते हम 12वें क्वेश्चन पर। कौन से क्वेश्चन पर? 12वें क्वेश्चन पर। 12वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है विद्यार्थियों? 12वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? जीतेश ने एक वस्तु 11% की हानि पर बेची। जीतेश ने एक वस्तु 11% की हानि पर बेची। यदि उसने उस वस्तु को 5% कम मूल्य पर खरीदा होता और 739 रुपए अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ होता। कि वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। CGL 2023 में यह क्वेश्चन आपका आया हुआ था। किसमें आया हुआ था? CGL 2023
2023 में। और ये क्वेश्चन भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर एग्जामिनर को थोड़ा लेवल बढ़ाना हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन डालेगा जब एग्जाम को मॉडरेट करना हो। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, जीतेश ने एक वस्तु 11% की हानि पर बेची, यदि उसने उस वस्तु को 5% कम पर बेचा होता, 5% कम मूल्य पर खरीदा होता और 739 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। डेटा आपको आसान दे रखा है, कोई फ्रैक्शन वैल्यू वगैरह आपको दी नहीं है, जब कोई फ्रैक्शन वैल्यू आपको दी नहीं है, डेटा आसान दे रखा है, तो क्रय मूल्य आप क्या मानोगे? कॉस्ट प्राइस सीपी 100 मानोगे, नहीं मानोगे? तो माना सीपी 100, सीपी कितना मान लिया? 100। अब ये क्या कह रहा है, यदि उसने वस्तु को 5% कम में खरीदा होता, यानी कि 100 रुपए में कोई चीज है और 11% हानि पर बेच दी, ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। 100 रुपए में कोई चीज खरीदी और 11% हानि में बेच दी, यानी 89 रुपए में उसने बेच दी। अब ये क्या कह रहा है, यदि उसने उस वस्तु को 5% कम मूल्य पर खरीदा होता, 5% कम मूल्य पर खरीदा होता मतलब 95 रुपए में, और 739 रुपए अधिक में बेचा होता, यानी 89 में अगर बेची है, अगर वो 739 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। कितना होता? 20% का लाभ। तो 95 कोई चीज खरीदी और 20% का लाभ, तो 95 में 20% क्या होगा? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे विद्यार्थी? 1/5, यानी 5 रुपए में कोई चीज खरीदे, 1 के लाभ में बेची तो कितने में बेची? 6/5 में। तो 6/5, 5 से 19 बार, 19 गुना 6 कितना आएगा? 19 पंजे 55, 19 का 114। तो कितना आया ये वैल्यू? 114। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब आपसे क्या किया है, क्या कहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये कहा है वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब एक बात बताओ, 89 रुपए में बेची और यहाँ 114 रुपए में बेची, तो यहाँ इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस दे रखा है आपको 25 दे रखा है, और यहाँ डिफरेंस कितना दे रखा है? 739, यानी कि 25 की वैल्यू कितने के बराबर हो गई? 25 की वैल्यू हो गई आपके 739 के बराबर। और कॉस्ट प्राइस आपने माना है 100, या कॉस्ट प्राइस आपने 100 माना है, तो यहाँ क्या करेंगे आप? यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 चौका 100 होते हैं ना, तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ, तो 25 को 100, 4 नाम 36, और यूनिट डिजिट यहाँ देख लेंगे 1964, यानी यूनिट डिजिट दी हुई 2956। 2956 आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अभी जो क्वेश्चन हमने किया था 10वां क्वेश्चन, उसमें हमसे एक मिस्टेक होगी शायद। वो मिस्टेक ये हो गई कि मैंने जो ऑप्शन देख लिया था 12वें क्वेश्चन का देख लिया था, जबकि क्वेश्चन था वो 10वां। तो 10वें में यूनिट डिजिट दे रखी है 6, तो 5256 होगा उसका आंसर। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, 10वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 5256। 5256, क्योंकि उसमें यूनिट डिजिट 6 है। मैंने गलती से आंसर 12वें क्वेश्चन का देख लिया था, जबकि आंसर ये था। 10वें में जो आपको डिजिट दे रखी थी वो दे रखी थी 52, 56, 45, 99, 56, 68 और 52, 92। तो मैंने मैच की 6 और मेरी निगाह चली गई 12वें क्वेश्चन को, तो मैंने 2956 कर दिया था कैलकुलेशन, जबकि 5256 होगी। ठीक है, सॉरी, ये हमसे गलती हो गई, हो जाती है छोटी मोटी गलती तो, लेकिन आपको एग्जाम में गलती नहीं करनी है। यहाँ तो गलती का सुधार हो जाएगा, एग्जाम में नहीं होगा। और आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं मेरे विद्यार्थियों, आज की क्लास को हम रखते हैं यहीं तक। ठीक है, फिर जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।